प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की इकाई 9 में निर्धारित निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास का पाठ, अध्ययन, भावार्थ, सरलार्थ और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आदि पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने निबंध साहित्य की जो 9वीं इकाई है हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम की, उसमें कुल 5 निबंध कर लिए हैं और पांचों निबंध हमने काफ़ी गंभीरता से उनका अध्ययन किया है। आज 6ठा निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। इस निबंध का पूरा अध्ययन करेंगे और क्या इस पूरे निबंध की केंद्रीय संवेदना है तथा प्रमुख तथ्य क्या क्या है इस निबंध से संबंधित, उनका भी अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज अगर ये पाठ पूरा करेंगे तो एक प्रश्न हमें परीक्षा के अंदर निश्चित रूप से मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निबंध शुरू करने से पहले वो देखते हैं। सबसे पहली बात है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। ठीक है, पहला तथ्य तो ये हो गया। दूसरा, इसका प्रकाशन कब हुआ या लिखा कब गया? तो इसके लिए 2 वर्ष हैं। निबंध के अंदर लेखक कहता है 1972 में लिखा, लेकिन इसका वास्तव में प्रकाशन कब हुआ था? 1974 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया, निबंध संग्रह कौन सा है? तो वो है विषाद योग। ये हो गए 3 तथ्य। चौथा तथ्य हो गया, जो कुबेरनाथ राय इसके लेखक हैं, इनका जन्म कब हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1935 के अंदर, 1935 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ? 1972 ईस्वी में। किसमें? विषाद योग के अंदर। जन्म कब हुआ? 1935 ईस्वी में। ठीक है, ये 4-5 तथ्य हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम निबंध का पाठ प्रारंभ करें उससे पहले देख लेते हैं इस निबंध की केंद्रीय संवेदना क्या है। तो केंद्रीय संवेदना की अगर हम बात करें तो 2-3 मुख्य बिंदु है इस पूरे निबंध के अंदर। सबसे पहली क्या है कि कालचक्र। कालचक्र जीवन का चल रहा है, जीवन चक्र चल रहा है और विभिन्न आयु के अंदर व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरी बात क्या की जा रही है यहां पर, वो है जीवन का मध्याह्न और सृजन। ये सृजन ऐसे लिखा जाता है और लगभग हर किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलता है आपको। ठीक है, तो ये गलत है। तो जीवन का मध्याह्न और सृजन की चुनौतियां। ठीक है, जीवन की मध्य आयु आ चुकी है लगभग 40 साल के पास में, 35 साल के पास में, और अब आगे कैसे सृजन करें और सृजनात्मक कैसे बना के रखें अपने जीवन को, इसके बारे में चीजें मिलती है। कालचक्र का अर्थ यहाँ पर यह हो गया कि जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जो भी है, उन अवस्थाओं के अंदर व्यक्ति क्या क्या प्राप्त करता है तथा उसका क्या व्यवहार होता है और वो प्रत्येक अवस्था उसके जीवन की अगली अवस्था के लिए कैसे एक नींव का कार्य करती है, ये सारी बात मिलती है यहाँ पर। तीसरी बात मिलती है पीढ़ीगत संघर्ष। पीढ़ीगत संघर्ष। और चौथी चीज मिलती है रचनात्मकता को ठीक है, रचनात्मकता को विद्रोह और समन्वय का योग क्यों चाहिए? पीढ़ीगत संघर्ष की बात करती है, ये आ जाती है राजनीतिक सत्ता के संदर्भ में। ठीक है, और पांचवी जो चीज है वो है अगर कहें इसको एक शब्द के अंदर तो होता है रिटायरमेंट की क्या आयु होगी। ठीक है, सम्मान से निकलना, ये कह सकते हैं, सम्मान से
सम्मान से जो सामाजिक भूमिका है उससे बाहर निकलना कैसे निकले, उसकी सही आयु क्या होगी, ठीक है, कैसे स्वीकार करें चीज़ों को कि आप अब बीत चुके हैं, आपका समय अब समाप्त हो चुका है, अब आप यहाँ से जो मुख्य भूमिका अब तक निभाते आ रहे थे समाज के अंदर, राजनीति की व्यवस्था के अंदर, उससे बाहर निकले। ये 4-5 चीज़ें इस निबंध के अंदर में मिलती है, ठीक है। और यहीं पर मिलती है, यहीं पर ये जो भी चीज़ें मिलती है वो क्या है कि प्रत्येक एक प्रसंग आता है कोई ना कोई, और उस प्रसंग से उत्पन्न होती है। निबंध हमने कहा था कि 1972 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, ठीक है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1968 ईस्वी से लेकर 1972 ईस्वी का जो राजनीतिक परिदृश्य है, ठीक है, उससे जन्म लेती है। 1968 और 72 ईस्वी जो है वो नक्सलवाद से संबंधित समय था। नक्सलवाद अर्थात साम्यवाद। और इसी समय एक नया पाश्चात्य दर्शन, या कह सकते हैं जीवन पद्धति, या फिर दर्शन भी उसको इतना कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं अस्तित्ववाद, इन सब का उदय हुआ था। और इन सब के उदय के कारण इन सब ने यह मान लिया था कि जीवन के अंदर जो भी पिछला है वो सबको खत्म करो, ऐसा विद्रोह करो कि पुरानी सारी चीज़ों को तोड़ डालो और नई चीज़ों को उत्पन्न करें। और यहीं से लेखक क्या होता है, विचार करने के लिए उद्वेलित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं सृजनात्मक करूं, क्यों ये लोग जो छिन्नमस्ता टाइप के हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रेरणाओं से ये निबंध लिखा जाता है। अब हम निबंध का पाठ करेंगे, और ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं केंद्रीय संवेदना के, वो सब प्रसंग बस हम वहाँ पर उनको लेते रहेंगे, ठीक है। तो निबंध का पाठ प्रारंभ कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बता देंगे। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। पहला प्रश्न तो यहीं पर आ चुका है। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र कौन सी है? उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मन भावन है। गधे पचीसी का अर्थ क्या हो गया? गधे का मतलब तो क्या होता है? मूर्खता। और 25 अर्थात 25 तक की बात कर रहे हैं। तो ये जो 25 वर्ष की आयु है, 25 वर्ष तक की आयु, इसमें क्या होता है? व्यक्ति मूर्खतापूर्ण हरकतें करता रहता है, क्योंकि अभी परिपक्वता उसके अंदर आई नहीं है, ठीक है। और सावन मन भावन है, समझ गया बात को? बड़ी मौज रहती है, परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत। अशनि संकेत का मतलब होता है तड़ित टाइप के, वज्र टाइप के। भाद्रपद का जो महीना होता है, घनघोर भाद्रपद महीने के अंदर क्या होता है? अत्यधिक तेज बिजली आकाश में गरजती है, आकाश भी गरजता है, तो वो अशनि संकेत अर्थात कुछ संकेत मिलने लगते हैं 27वें वर्ष के अंदर, ठीक है। यह निबंध बहुत रोचक भी है और कुछ क्लिष्ट भी है, क्योंकि हिंदी के बहुत ही जो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, वो काफ़ी उपयोग में किए गए हैं। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा इसका अर्थ करने में कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन सारा अर्थ बोर्ड पे करवा देंगे। लेकिन रोचक बहुत है। इस निबंध के अंदर आपको जीवन की एक नई दृष्टि, एक नई समझ मिलेगी कि कैसे आप अपने आप को चिर यौवन से लेश रख सकते हैं, किस प्रकार से हमेशा युवा रह सकते हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए। ये इस सारे निबंध की समस्या है कि युवा कैसे रहे। अगर समस्या की बात करें, केंद्रीय समस्या क्या है, तो वो यह है कि युवा कैसे रहें, ठीक है। लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मयी भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। तमिश्र का मतलब क्या हो गया? तामसिक। समझ में आ गई बात आपको कि 30 की उम्र तक क्या करते हैं? तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिश्रक्षा कृतार्थ होती है। क्या है शिश्रक्षा? इसको क्या बोलते हैं? शिश्रक्षा का अर्थात सृजन करने की इच्छा, ठीक है, सृजन की इच्छा। तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मयी भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिश्रक्षा कृतार्थ होती है, ठीक है। ये 3-4 चीजें तो पहले पेज पर ही आ गई आपके एग्जाम के दृष्टि से। फिर 40वें लगते लगते 30 से 40 तक की बात की जा रही है। 10 वर्ष का गैप है यहाँ पर, 10 वर्ष के इस अंतराल को समझना। 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं।
और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिनाकर, काल तुरंग अर्थात काल का घोड़ा हिनहिनाकर दे जाता है। 40 वर्ष के हो चुके हैं और उसके 2-4 वर्ष बाद में फिर कहता है खींच खांच के 45 मान लो, वहां पर क्या होता है, बुढ़ापा दस्तक दे देता है। तो उत्तर फाल्गुनी जो अवस्था है वो क्या हो गई, 30 से लेकर 40 और अगर खींच ले तो 45 तक है। कितनी, 30 से 45 तक है। ठीक है, तो उत्तर फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं 40-45 की अवस्था के अंदर। और यहीं पर क्या होता है, जो जरा और जीर्णता अर्थात बुढ़ापा क्या होता है, दस्तक देने लगता है। काल तुरंग का जो बुढ़ापे का घोड़ा है वो दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में सृजन संप्रक्त ये जो शब्द है ना, ये बिल्कुल ही अशुद्ध है, लेकिन ये उपयोग किया गया किताब के अंदर तो हम वही करेंगे। लगभग सब किताबों में यही उपयोग किया गया है। सृजन संप्रक्त सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक तो क्या है, उत्तर फाल्गुनी का काल क्या है, 40 से 45 तक, 40 से 45 तक का है उत्तर फाल्गुनी का काल। और 30 से 45 तक का क्या जीवन है, वो क्या है, वो सतर्क, सावधान, सतर्क, सचेत जीवन है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह अलग है, थोड़ा सा यहां देख लेना आप। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर फाल्गुनी का जो काल है, उत्तर फाल्गुनी का जो काल है वो क्या आयु बताई गई है, 40 से 45 है। लेकिन कर्मठ जीवन की जो बात की जा रही है, सार्थक जीवन की बात की जा रही है, वो पूरा ही क्या है, 30 से 45 तक का काल। ठीक है, 30 से 40 तक का, सॉरी। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही अर्थात पैर निक्षेप या पैर आते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। षट उर्मियां क्या है, षट का क्या अर्थ हो गया, 6 लहरें, उर्मिया का अर्थ 6 लहरें। वो क्या है, अस्थि, जायते, वर्धते, ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है। अस्थि का अर्थ होता है अस्तित्व में होना, कि जब व्यक्ति गर्भावस्था में होता है, अपनी माँ के पेट में होता है, तब वो अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, फिर वो जन्म लेता है। अस्थि का अर्थ अस्तित्व में आना, जायते का अर्थ जन्म लेना, और वर्धते का अर्थ वृद्धि करना। लिख दो या समझ जाएंगे, अस्थि अस्तित्व में होना। ठीक है, लिख ही देता हूं। जायते का अर्थ होता है जन्म लेना, और वर्धते का अर्थ वृद्धि। तो जब व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, उसके साथ में अस्थि अस्तित्व में आता, फिर जन्म लेता और फिर वर्धते अर्थात वृद्धि करता है। ये तीनों धीरे धीरे शांत होने लगती है और उनका वेग कम हो जाता है। और ये ऐसा समय होता है, इसके विपरीत 3 विपतरणी मते अपक्षीयते और विनश्यते, अर्थात परिवर्तन, अपक्षय अर्थात क्षय और विनाश। ये जो शक्तियां हैं जीवन की, ये सारी शक्तियां क्या होती है, मजबूत होने लगती है। तुलनात्मक रूप से किसके, अस्थि, जयते और वर्धते की तुलना में प्रबलतर होती है। उन्हें प्रदोष बल मिल जाता है। प्रदोष का अर्थ होता है असुर बल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपु अर्थात दुश्मनों के साथ, शत्रुओं के साथ साठगांठ कर लेती है, और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव, बुढ़ापे का आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश प्रकाश फूटना शुरू हो जाता है, शीश प्रकाश फूटना शुरू हो जाता है, और वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। ये क्या हो गया, शीश प्रकाश फूटना और ये वातावरण में लोमड़ी बोलना, ये क्या है, अशुभ के संकेत है। ये दोनों किस चीज के, अशुभ के संकेत है, अर्थात अब कभी भी मृत्यु आ सकती है। आगे बढ़े। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है, और मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं, मानस की अर्थात मन की उत्पल वर्णा अर्थात नील कमल जैसी मार कन्याएं क्या है, ये बौद्ध जो पौराणिक साहित्य है उसके अंदर 3 प्रकार की कन्याओं को उल्लेख मिलता है। मार कन्याएं चौवा चंदन और चित्र सारी त्याग कर, अर्थात चौवा चंदन अर्थात साज सज्जा,
साज सज्जा चित्रसारी अर्थात जो विलासिता का महल है उन सबको त्याग कर प्रवर्ज्या का वल्कल, प्रवर्ज्या अर्थात संन्यास, का वल्कल वसन धारण कर लेती है। वल्कल अर्थात पेड़ पौधे की छाल का वसन धारण कर लेती है। अथे बचपन भले ही निर्मल प्रसन्न हो, गधे पचीसी भले ही मधु मधुनी और मधुनी अर्थात जिसमें मधु ही मधु हो, सब कुछ मीठा ही मीठा हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। ठीक है, फिर से तो आप इन शब्दों में मत जाना, कभी वो क्या कह रहे हैं 25 से 35 कह रहे हैं, कभी 25 से 40, कभी 25 से 45, तो कुल मिला के ऐसे प्रश्न आएंगे तो 25 से 40, 45 और ये ठेल ठाल कर 45 तक भी चाहिए बात की जरिए। इसको याद रखना आपको कि सार्थक जीवन की बात कर रहे हैं 25 से 45 तक का, कितना 25 से 45। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है, इससे पूर्व हमारे जीवन की भूमिका और तैयारी का काल है, और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा करना है। निमिसिस किसमें होता है, ट्रेजेडी होती है ना अरस्तु की, उसके अंदर निमिसिस भी होता है। फलागम की बात की जा रही है, समझ में आ गई बात है। जो आपका अभी जीवन चल रहा है 25-30 तक का जो भी जीवन है, ये क्या है, तैयारी का काल है, और फिर उसके बाद में इस जो तैयारी के काल से आप जो भी नींव मौजूद बनाएंगे अपनी, उससे आपको फलागम मिलेगा, उसी से आप जीवन में कुछ कॉन्क्रीट, कुछ ठोस निर्मित कर पाएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है निबंध के फ्लो के साथ में, कारण इसका ये मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्द है, और मैं चाहता हूँ कि हम निबंध पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द हमारे क्या दिमाग से छूट जाते हैं। और हिंदी जो है, साहित्य कोई भी हो, चाहे ज्ञान भी कोई भी हो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी वोकेबलरी अर्थात शब्दकोश आपका अच्छा नहीं है तो आपके पास में ज्ञान कोश भी नहीं है। शब्दकोश अच्छा है तभी आप अपने ज्ञान को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, बता पाते हैं, लोगों को लिख पाते हैं, और इसलिए वोकेबलरी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें जो शब्द है वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, उत्पल वर्णा मार कन्याएं चौवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रवर्ज्या का वल्कल वसन धारण कर लेती है। ये क्या है, मार कन्याएं, रति राग, और जैसे इस प्रकार से होता है ना किसी के प्रति आसक्ति वगैरह, रति राग मोह, ये सारी इनको मार कन्या की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और बौद्ध जो पौराणिक साहित्य है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है अधिकतर। ठीक है, जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच, 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। देह भले ही एक मधु, दो मधु, असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले, इस 25-45 की अवधि में भी असल ही रचती है तीसोत्री। ठीक है, ये कहना चाह रहे, अभी जो बीच बीच में कंफ्यूजन आ रहा था ना, उसका कारण यही है, क्योंकि लेखक को कभी लगता है कि 30 के बाद की उम्र ज़्यादा अच्छी है, कभी लगता है 25 से 30 की भी ठीक इंक्लूड करता है, फिर 40, फिर लगता है चलो 45 तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो अंतिम लबोलुआब ये बना है अपना इस निबंध को पढ़ते हुए कि जो सार्थक आयु है वो है 25 से 45 की, 20 वर्ष, और इस 20 वर्ष में भी क्या है 30 के बाद की, जिसमें कुछ कंक्रीट रचा जा सके, कुछ ठोस स्थायी रचा जा सके, तीसोत्री। तीसोत्री के वर्षों का स्वभाव शान पर चढ़ी तलवार, शान पर अर्थात बहुत ही तेज तलवार की धार होगी, शान देते हैं ना तलवार को धार देने के लिए, की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार, नया तेज चढ़ता चला जाता है। 40वें वर्ष तक, 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता, अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, ये क्या हो गया, इन्होंने बता दिया कौन सी उम्र के अंदर क्या होता है, किस प्रकार की चीज़ें होती है, फिर वो प्रसंग बदलते हैं यहाँ पर। मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं, विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं, और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा कि सारे जितने भी ईश्वर हैं वो सब आयु के अंदर सही बताए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा को सबसे बूढ़ा बताया जाता है, जबकि वो सृजन का देवता वही है, जन्म देने वाला वही है, लेकिन फिर भी उसको सबसे बूढ़ा बताया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति जन्म देता है, ठीक है, जो सर्जक है, वो बूढ़ा कैसे हो सकता है, उसके तो यौवन के अंदर हमें, वो तो हमेशा यौवन की अवस्था में रहना चाहिए,
ठीक है, तो यही बात यहां पर की जा रही है। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तिशोत्तर युवा मूर्ति को देखा। तिशोत्तर युवा मूर्ति को देखा कहां पर? दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, देख कर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, देखिए यहां पर सर्जक लीजिए शब्द, जो सृष्टिकर्ता है वह निश्चय ही चिर युवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। प्राचीन या बहुकालीन, क्योंकि ब्रह्मा को बताया जा रहा प्राचीन या बहुकालीन, तो बूढ़ा बता दिया कि बहुत लंबे समय से हैं। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत शरा बाल जरा गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तिशोत्तर युवा के रूप में स्वीकारना होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। जो सर्जक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वह दांत शरा बाल जरा गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? उसे तो अनुभवी पुंगव तिशोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा, क्योंकि जन्म देता है और जन्म का संबंध सीधा सीधा किससे है? युवा अवस्था से है। जवानी एक चमाचम धारदार खड़ग है, उस पर चढ़कर 80 धाराव्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। 80 धाराव्रत अर्थात तलवार की धारनुमा, और तलवार की धार क्या है? तथा या कह दिया यहाँ पर वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से, अर्थात पावक दग्ध अर्थात अंतर की अग्नि मान सकते हैं यहाँ पर इसको, अंतर की अग्नि होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। ठीक है, युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, सूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है, जो युवा अवस्था होती है वो ऊर्जा से इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है, ठीक है, कि उसके अंदर हजार हजार सूर्य समा सकते हैं। और जो सृष्टि करता है, जो हमेशा जन्म देने वाला है, उस व्यक्ति की बूढ़े व्यक्ति के रूप में कल्पना करना, ये हमारी जो मूलभूत कल्पना वही गलत है। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन होगा। फास्फोरस का रूपांतरण, देखो शब्द भी बड़े अच्छे लिए है ना। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा करना, पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। वास्तव में 30वां वर्ष, 30 वर्ष देखेंगे आप, अधिकतर जितनी भी परीक्षाएं हैं हमारी, कोई भी आर्मी और सेना की परीक्षाओं को छोड़ दे, जिसके अंदर चाहे प्रोफेसर बनना हो, चाहे लेखक या कोई स्कूल टीचर बनना हो, या कोई अन्य जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, चाहे क्लर्क की हो, किसी भी हो, उसके अंदर लगभग 30 वर्ष तक की आयु एक मानदंड है। 30 वर्ष और कहीं पर 32 वर्ष है। हाँ, वो कैटेगरी वगैरह को जोड़ के 35 तक ले जाते हैं, ठेल टाल कर, जैसे 45 तक ले जाता है वैसे भी लेके जाते हैं। तो 30 वर्ष मानक है। जीवन के अंदर 30 वर्ष की जो अवस्था है वो वास्तव में ऐसी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति कुछ कर गुजरता है। 25 की उम्र के अंदर भी लोग कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि 25 वर्ष तक कोई व्यक्ति ज़्यादा मैच्योर हो जाए अलग बात है, लेकिन 25-30 वर्ष तक की समय का क्या है? तैयारी का समय है। और 30 वर्ष से ही वो क्या है, जो तैयारी की गई है वो परिणाम में फलित होने लगती है। ठीक है, सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है, और उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। प्रश्न चिन्ह उठाता है कि अब आगे क्या होगा, और अब आगे क्या होगा। अगर प्रश्न बड़ा होगा तो गुरुता होगी, और प्रश्न छोटा होगा तो लघुता होगी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर अमृत के लिए महाविनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट, ये क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, यहां पर भी प्रश्न हो गया। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तथ्यात्मक चीजें हैं वो पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है,
अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट। क्या है सरमन ऑन द माउंट? दया रखनी चाहिए और प्रेम रखना चाहिए, लोगों के प्रति विनम्रता रखनी चाहिए, ये सारी बातें जो भी है वो ये कही थी कि जो दया प्रेम विनम्रता से लैस होगा उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। और 33वें वर्ष में तो उन्हें क्या कर दिया? सलीब अर्थात सूली पर ही चढ़ा दिया। उनका समूचा उपदेश काल 3 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही, वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था रामचंद्र को। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है। सदैव वरण के महामुहूर्त, महामुहूर्त का अर्थ हो गया कोई भी पंचांग चौगड़िया देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वो होती है ना बिलाड़ी नवमी, क्या उसे ऐसा कुछ बिलाड़ी नवमी वगैरह जैसे आते ना अक्षय तृतीया वगैरह के कोई सावा वगैरह कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। सदैव वर्ण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वर्ण और तेज के दाह से आविष्ट रहता है। अब तो कुछ कर गुजरना ही है, इस दाह से, इस अग्नि से आविष्ट रहता है। 30उत्तर दशक जीवन के घनघोर कुरुक्षेत्र है। 30उत्तर जो दशक है अर्थात 30 प्लस और 45 तक का जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गदे पचीसी के विपरीत एक शुरधार काल है। शुरधार अर्थात उस तरह की धार जैसा, अत्यधिक तीक्ष्ण धार वाला। यह काल गदे पचीसी के विपरीत एक शुरधार काल है जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, ठीक है। 30 से 45 की आयु के बीच में ही व्यक्ति अपने पूर्ण जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण करता है, क्योंकि 30 साल की पहले की आयु के अंदर जो भी उसने कमाया है जीवन से, जो भी नींव बनाई है, जो भी सीखा अपने जीवन में, उसको अप्लाई करने का जो समय है, लागू करने का समय 30 वर्ष से 45 वर्ष की आयु तक आता है। और अगर 30 से 45 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता तो उसका जीवन वैसे भी विनष्ट हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है, अब कुछ नहीं बचता फिर बाद में, ठीक है। अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं, सत्य मतलब प्रूव करना, तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 साल लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तर फाल्गुना चलती है। फिर तो क्या 40 से 45 तक तो क्या करता है, वो उस चीज को बनाए ही रखता है, ठीक है। प्रयास एक्स्ट्रा नहीं कर पाए कुछ भी, लेकिन बनाए रखता है जो उसने 30 से 40 तक कुछ भी किया है उसका। तो कुल मिला के 45 तक की आयु क्या है, सार्थक है। समझ लेना आप लोग भी सभी यहाँ पर कि अगर जो अभी आयु आप जी रहे हैं, अगर आज आपने नेट जेआरएफ नहीं किया तो 30 से 40 या 30 से 45 की आयु के अंदर जो भी आप लिखेंगे, अपना जो इतिहास लिखेंगे, अपना जो भविष्य लिखेंगे, अपना वर्तमान लिखेंगे, ये सब कुछ क्या है। अब 30 वर्ष की आयु तक आप क्या करते हैं? 30 वर्ष की आयु के बाद में व्यक्ति अगर 30 वर्ष तक अगर हमने अपने आप को मजबूत नहीं किया, उस लायक नहीं बनाया कि 30 से 45 तक के जीवन को सार्थक कर सके, तो फिर ये पूरा 30 से 45 वाली आयु भी क्या हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलन को खोना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलन को खोना प्रारंभ कर देती है। कैसे खोना प्रारंभ कर देती है? हमने क्या कहा था, 6 चीजें थी। उर्मियां कितनी थी? 6 उर्मियां। वो क्या कर रही थी? पहले अस्ति जयते और वर्धते वो कर रही थी, और दूसरा क्या हो रहा था कि उनका विनाश हो रहा था, बुढ़ापा आ रहा था। तो ये चीजें क्या हो रही, पहले क्या थी, संतुलन के अंदर थी। अस्ति जयते वर्धते क्या था, ऊपर था, ठीक है, वो ज्यादा हो रहा था मरने की तुलना में। लेकिन 30 से 40 के बाद में क्या होता है, संघर्ष चलता है दोनों के बीच में, अस्ति जयते वर्धते और विनाश्यते के बीच में। और इस संघर्ष के अंदर जो 3 बाद वाली है वो क्या हो जाती है, थोड़ा अप्रोच बढ़ के लगाने लगती है, बल लगाने लगती है, और होता क्या है, जो जीवन शक्ति है वो कम होने लगती है। इसी वजह से यहाँ पर असंतुलन की अवस्था होती है। संतुलित परस्पर के संतुलन को खोना, संतुलित को नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियां परस्पर के संतुलन को खोना प्रारंभ कर देती है और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। बस इसके बाद अनुकूल उर्मियां स्पष्ट थक कर, ये क्या थोड़ा गलती आ गई यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद अनुकूल उर्मियां स्पष्ट थक कर हारने लगती है, होना चाहिए यहाँ पर
हारने लगती है और प्रतिकूल उर्मियां प्रबल होकर देह की गांठ गांठ में बैठे रिपु से मेल कर बैठती है। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट अर्थात जो है ठीक है। स्वीकारपंथी का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? जो है ठीक है। अर्थात जो मन पहले विद्रोही था, वो कहता था कि जो है ठीक नहीं है, कुछ तो बदल देंगे, कुछ कर गुजरेंगे, वो चीज छोड़कर क्या होता है? कन्फर्मिस्ट होने लगता है और आत्मा की दाहक तेजोमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45वें वर्ष की बात कर रहा हूँ। 45वें वर्ष के अंदर क्या हो जाता है? ये सब चीजें हो जाती है। अब क्या हो गया? जीवन की जो अस्थि वर्धते और ये जो जितनी भी है शक्तियाँ जो अनुकूल है जीवन के, जिसमें जीवन को उफान मिलता है, बढ़ावा मिलता है, वो सब क्या होती है? थक कर हारने लगती है और जो जीवन शक्ति को कम कर दे वो शक्तियाँ बढ़ने लगती है। ठीक है। परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्तोवस्की लेखक की बात, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका हूं। लेकर क्या कह रहा है? मैं तो 45 वर्ष तक लेके जा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो 40 वर्ष तक की जीवन को मानते हैं। ठीक है, 40 वर्ष जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है और अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। ये कौन कह रहा है? दोस्तोवस्की। किताब कौन सी इसकी? नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। दोस्तोवस्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ न लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्धन सर्जन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर हास होने लगता है। ठीक है, पर मैं साटा तपाटा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो क्या कहा जाता है? साठे पर पाठा। और होरी ने यही बात कही थी कि साठे पर पाठा। अगर आपको गोदान उपन्यास का पहला 2-3 पेज याद है तो भी वहां पर होरी भी कहता है साठे पर पाठा। मर्द तो साठे पर पाठा होता है ना। कछार का निवासी हूं, इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूं। यद्यपि दोस्तोवस्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्ति सही की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है, स्पष्ट नहीं रहती, इसलिए 45 तक बढ़ा दिया है। 45 से पूरा स्पष्ट हो जाता है कि अब शक्ति सही क्या हो रहा है? धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है शक्ति सही। मैं इस समय 1972 ईस्वी, ठीक है 1972 ईस्वी, अपना 38वां पावस झेल रहा हूं। लेखक की उम्र क्या है? 38 वर्ष। तो मैंने कहा था ना कि 1972 ईस्वी भी कहीं लिखाई देता है, लिखा हुआ मिलता है वहां पर निबंध के अंदर। तो ये यहाँ मिला है 1972 ईस्वी। तो अगर आ जाए ऐसा परीक्षा के अंदर 1972 ईस्वी लिखा हुआ तो उसको भी हम सही मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, झेल रहा हूँ। लेकिन प्रकाशन कब हुआ था? 1974 ईस्वी के अंदर। प्रकाशन कब हुआ था? 1974 ईस्वी के अंदर। अगर प्रकाशन का पूछे तो 1974 ईस्वी रहेगा उत्तर, और ये पूछते कब लिखा था तो 1972 ईस्वी अगर है विकल्प में तो मान सकते हैं उसको। पूर्व फाल्गुनी का विकाराग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूं। पूर्व फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन, पूर्व फाल्गुनी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के अंदर अनेक प्रकार के क्या आते हैं? नक्षत्र आते हैं। उन नक्षत्रों के अंदर एक नक्षत्र क्या है? पूर्व फाल्गुनी हो गया, एक उत्तरा फाल्गुनी हो गया, एक आश्लेषा हो गया, एक मगा हो गया। ये बहुत सारे ऐसे नक्षत्र है जो आते हैं वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक है, तो पूर्व फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से एक आगे पग विक्षिप्त हो चुका हूं। क्योंकि पूर्व फाल्गुनी का जो जल होता है वो क्या माना जाता है? खराब माना जाता है, बेकार माना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी का जो जल होता है वो मीठा और फसलों के लिए और पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक पग विक्षिप्त हो चुका हूं और शीघ्र ही मोह मूड होने वाला हूं। भाद्र की पहली नक्षत्र है मग्गा। भाद्र की पहली नक्षत्र कौन सी है? मग्गा। मग्गा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा आश्लेषा और मग्गा के जल से तृप्त होती है। यदि मग्गा में धरती की प्यास नहीं बुझती तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिमाण में बल्कि गुण में भी मग्गा का जल श्रेष्ठ है। किसका जल श्रेष्ठ है? मग्गा का जल श्रेष्ठ है, परिमाण और गुण दोनों के अंदर ही, क्योंकि परिमाण भी अधिक होता है और गुण भी अच्छा होता है उसका। मग्गा महेश की जड़ी जकोर का स्तवगान
कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। मगा मेष की जड़ी जकोर का स्तवगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मगा जकोरी जकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी। ये कहाँ से ली गई ये पंक्ति अगर आपको याद हो तो? बरसे मगा जकोरी जकोरी मोर दुई नैन चुए जस ओरी, ये है पद्मावत से ली गई पंक्तियाँ। जायसी, इसके लेखक कौन है? जायसी। आपको याद ही होगा ये तो, अगर आपने थोड़ा सा पिछली बार अगर नेट पढ़ा हो तो। जायसी। मगा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। ठीक, इस मगा के बाद आती है पूर्व फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। मगा के बाद में कौन सी आती है? पूर्व फाल्गुनी, बड़ी ही रद्दी और कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक तो है ही, उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्तिनाशा और कर्मनाशा नक्षत्र उत्तर भारत के गंगा तीर के किसान इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो जल है वो क्या है, अच्छा नहीं माना जाता, साथ ही क्या होता है, बाढ़ का कारण भी होता है। इस वजह से इसका इतना उपयुक्त नहीं माना जाता जल, इसी से उत्तर भारतीय हो गया नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है, जो समूचे पावस में मग्गा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में मग्गा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद है और सौभाग्यकारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्व फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ, यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तर फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। उत्तर फाल्गुनी का आगमन देख रहे हैं। और उत्तर फाल्गुनी का आगमन कब माना इन्होंने कवि ने? 40 से 45 तक है। ये जो आयु को लेकर जो कंफ्यूजन है इस पूरे निबंध के अंदर, क्योंकि हर बार वो स्टेटमेंट अपना चेंज कर देते हैं, लेकिन जो अंतिम आउटकम आया वो क्या है? उत्तर फाल्गुनी कब माना है? 40 से 45 की आयु तक का। जीवन को सार्थक कब माना है? 25 से 45 की आयु तक को। ठीक है, ये भी बात है। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूं, 40 आने में अब कितनी देर ही रहे। अतः आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों से संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, क्रोध मेरी खुराक है। लेखक की खुराक क्या होती है? क्रोध होती है। लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। ठीक है, क्रोध आ रहा है तो उसको कह दिया विद्रोह, और लोभ को कह दिया प्रगति, क्योंकि जो लाभ या लोभ ये चीज जो पूंजीवादी सभ्यता है उसके अंदर प्रगति का एक अनिवार्य कारण माना जाता है। और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है, इसको मैंने कह दिया नवलेखन। क्या कह दिया? नवलेखन। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं है। क्यों उचित मानते हैं कि विकार जल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मैं इन सब चीज़ों से ग्रस्त हूँ। इस आयु के अंदर भी ग्रस्त रहता है व्यक्ति, मोह से, ठीक है, काम से, लोभ से, क्रोध से, सबसे ग्रस्त रहता है। लेकिन फिर भी इस आयु के विकारग्रस्त होने के बावजूद भी ये कुछ ठीक है। कारण इसका क्या है? क्योंकि इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आया अभी तक। यह जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है। पूर्वा फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा है कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नटिन, अर्थात देखो क्या एक रूपक बांधा इन्होंने कि मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर जो काम क्रोध मोह ये सारी चीज़ें हैं, उससे मुझे अभी भी लग रहा है मैं युवा हूँ। ठीक है, जीर्ण नहीं हुआ, वृद्ध नहीं हुआ। और कारण क्या उसका? उसको लगता है कि मेरे अंदर कोई नटिन बजा रहा है, और काल नटिन है अर्थात जो मृत्यु चक्र है वो उसके सामने उसके द्वार पर खड़ा है, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है। उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है। काल नटिन यहाँ पर किस लिए कह दिया कि उत्तरा फाल्गुनी भी क्या है? एक काल का प्रसंग तो है ही, एक काल चक्र की बात तो करता ही है। उत्तरा फाल्गुनी 5 वर्ष का जो समय है वो काल नटिन का समय, क्योंकि 45 वर्ष होने के बाद में तो कभी भी आदमी मर सकता है, वृद्ध अवस्था पूरा संकेत दे देती है। लेकिन ये अंतिम समय है जब काल नटिन उसके सामने है। और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं, ये आगे मार की 3 कन्याओं कौन सी? तृषा, रति और आरती। तृषा, रति और आरती को एक साथ देख रहा हूं। किसके अंदर? काल नटिन, जो उत्तरा फाल्गुनी के अंदर, जो उत्तरा फाल्गुनी का संकेत भी है। अब ये उस काल नटिन का जो या उत्तरा फाल्गुनी आयु है उसकी विशेषता बताइए। क्या बताइए? कांचन पदम कांति, अर्थात कंचन पदम अर्थात सुनहरे रंग की त्वचा वाली, कर पल्लव, पल्लव जैसे हाथ,
कुणित केश, घुंघराले बाल, बिंबाधर, विशाल बंकिम भ्रू, दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवल्ली रेखा से युक्त। अब क्या है कि नारी का जो भारतीय सौंदर्य है उसको बताया जा रहा है। घुंघराले बाल हो गया, जो होठ है वो लाल हो गए है, विशाल बंकिम भ्रू अर्थात जो भौहें हैं विशाल और बंकिम जैसे होती है ना भौहें धनुष की तरह, वैसी भौहें वाली, दक्षिणावर्त नाभि जिसकी नाभि थोड़ी दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई हो, और त्रिवली रेखा से युक्त अर्थात पेट पर जिसके 3 रेखाएं पड़ती हो। कितना शानदार सौंदर्य बताया किसी महिला का। ये भारतीय सौंदर्य की एक विशेषता को इस तरीके से किसी युवती का सौंदर्य बताते हैं। से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ, किसका? काल नट्टिन का, जो नृत्य कर रही है। और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है, काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती है और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है, बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की बढ़ेती है और यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का यह उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकार का चक्कर पान कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं, अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। अभी वो मान रहे कि अभी तक तो युवावस्था चल रही है, मेरी 38 की उम्र में है, उत्तर फाल्गुनी दिख रही है मुझे, काल नटिन भी दिख रही है जो इस प्रकार के सौंदर्य से युक्त है, मेरे सामने खड़ी है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्या हो रहा है उसको देख देख के अभी भी क्या लगता है कि अभी तो युवा हूँ, अगले 5-7 साल तक और क्या कर सकता हूँ, जीवन का भोग कर सकता हूँ, अभी मैं जीर्ण नहीं हुआ हूँ। ठीक है, अब ये भी प्रश्न है कि शरद काल किसे कहा है? वानप्रस्थ को। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं? इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटुतिक्त मौज क्यों ना हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः यह काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृगजल क्यों न हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। ठीक है, कुल मिला के बात ये होगी कि 38 की उम्र के अंदर लेखक को लगता है कि मैं क्रोध, काम और मोह, लोभ इन सब से पीड़ित हूँ या इन सब ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। लेकिन इन सब को मैं क्या करता हूँ? नवलेखन का, प्रगति का, ठीक है, विद्रोह का स्वरूप मानता हूँ अपने लेखन के अंदर या अपने जीवन के अंदर। ठीक है, और सामने उत्तरा फाल्गुनी भी खड़ी है, काल नटिन के रूप में उत्तरा फाल्गुनी भी खड़ी है। लेकिन इन सबको फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? एंजॉय कर रहा हूँ, मौज उड़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी लगता है अभी तो शरद काल जो है वो 7-8 साल दूर पड़ा है, अभी इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान कहते हैं कृष्ण को या विष्णु को, अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता था। और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन अर्थात स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं, अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं है। अभी तो मुझे क्या लगता है कि जैसे मायापति भगवान बार बार माया का स्वाद लेने के लिए, उसके काम मधु का स्वाद लेने के लिए बार बार धरती पर आते थे, कृष्ण आते थे ना गोपियों के साथ रास रचाने के लिए, वैसे ही मैं अभी तक सारी चीज़ों को आनंद भाव से महसूस कर रहा हूँ, आनंद उठा रहा हूँ जीवन का। तो मैं चिंता नहीं करूँगा अभी 45 वर्ष तक तो इस चीज़ की कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। ठीक है, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहा है, लेकिन फिर आगे जाके पलट जाएगा। परंतु एक ना एक दिन वैसे नहीं, ये देखो यहीं पलट गया कि भाई अब तो मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे अभी चिंता होने लगी है इतना ज़्यादा, लेकिन ये चिंता है कि आगे तो होगा, कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा, ऐसा क्षण आएगा ही जब मुझे इसकी चिंता करनी पड़ेगी। ठीक है, परंतु एक ना एक दिन वह क्षण ही भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत्यु शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? लेखक कह रहा है कि मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ जो ये चीज़ सोच रहा हूँ, अभी तक तो मेरे पास में 7-8 वर्ष बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये सारी स्थितियाँ नहीं होगी और मृत्यु मेरे सम्मुख खड़ी रहेगी। तब क्या करेंगे हम? तब मैं इस जीवन को किस प्रकार से यौवन से युक्त करूं कि अगले 15-20 साल तक और यौवन से लिप्त रह सकूं या यौवन मेरे जीवन के अंदर उपस्थित रह सके। है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो? अर्थात उत्तरा फाल्गुनी आ गई, अर्थात जैसे ये बीतेगी इसका समय अंतिम होगा, ये
वृद्धावस्था अपना क्या करती है, रूप दिखाने लगती है। वृद्धावस्था की दस्तक है ये उत्तरा फाल्गुनी। लेकिन क्या किया जा सकता है कि उत्तरा फाल्गुनी के इस जो दौर है इसको हम स्तंभित कर दें, जड़ कर दें, रोक दें कि कम से कम 20-22 वर्ष तक और हम युवा नवीन महसूस करते हुए जी सकें। यही इस पूरे निबंध की क्या है, केंद्रीय समस्या है। अब केंद्रीय समस्या का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक जो कोई भी रचना होती है ना, अगर उच्च कोटि की साहित्यिक रचना होती है उसकी कोई ना कोई एक केंद्रीय समस्या होती है। ठीक है, तो यहाँ इस निबंध की एक केंद्रीय समस्या क्या है कि यौवन कैसे बनाया रखा जा सके। उसकी जो आयु है वो 40 वर्ष या 45 वर्ष तक मानी गई है, उसको हम कैसे 15-20 वर्ष तक या 25 वर्ष तक आगे और बढ़ा सकते हैं। ऐसा क्या कोई उपाय है कि आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि उसको लगता है कि युवावस्था ही सृजन की अवस्था होती है और अगर 40 वर्ष के अंदर आदमी समाप्त हो जाता है, उसकी सृजनावस्था समाप्त हो जाती है, तो फिर उस जीवन को ढोने का क्या लाभ है। कम से कम कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि इस सृजन की अवस्था को, युवा अवस्था को 45, 50, 60 की आयु तक आगे और विस्तारित किया जा सके। उत्तर फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो, अर्थात रोक दो, जड़ कर दो, और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण इशत कंचित जानू के साथ आभंग मुद्रा में नत ग्रीव खड़ी रहे। वो नहीं होती नृत्यांगना, जैसे जिसके अंदर वो ऐसे हाथ करके यूं खड़ी रहती है, पैर के घुटना मोड़ के, त्रिभंग मुद्रा टाइप की होती है, आभंग मुद्रा या अभंग मुद्रा बोलते हैं उसको। वैसी खड़ी रह जाए, इंतजार करती रहे आपका कि वे और जी लो तुम, ठीक है, और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे। है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझर हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाए, भीतर प्रवेश नहीं करे, व्यक्ति के अंदर क्या हो, चिर यौवन बना रहे। परंतु मनस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे, एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रह कर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व अर्थात 25 वर्ष की आयु में पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। क्या कर दिया? कॉलेज का लेक्चरर बन गए या प्रोफेसर बन गए कि लोगों के बीच में जो युवा छात्र हैं उनके बीच में रहूंगा तो उनसे ऊर्जा लेता रहूंगा। उस टाइम उसने ये सोचा था, लेकिन आज ये जो सोचना है वो किसी प्रसंगवश क्या हो गया, उपयुक्त नहीं रहा, और ये प्रसंग इस निबंध के अंदर आया हुआ है। तभी ये लेखक क्या सोचते हैं, दोबारा ये समस्या इनके सामने फिर प्रकट हो जाती 13 वर्ष बाद में, जो 25 वर्ष की आयु में इनके सामने प्रकट हुई थी, और उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए, असंख्य भाव प्रतिभाओं के अर्थात असंख्य भाव आए, उनके मुंडपात हुए अर्थात कट कट के गिर गए वो भाव। और आज मैं मूल्यों के कबंध वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। मूल्यों के कबंध वन में अर्थात मूल्य जिनके सर कटे हुए हैं, अर्थात सारे मूल्य क्या हो रखे हैं, सत्विशत हो रखे हैं, और ऐसे वन के अंदर, ऐसे जंगल के अंदर बैठा हूँ कि मुझे फिर से सोचना पड़ रहा है। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और ही और होती जाती है। काल प्रवाह भी एक नदी है और इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं रहती। अतः शताब्दी के 8वें दशक के प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। शताब्दी के 8वें दशक के प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है, कैसे जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जीतना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार, दैहिक यौवन को नहीं तो कम से कम मानसिक यौवन को निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। ठीक है, ये क्या हो रही, केंद्रीय समस्या विस्तारित करके बताई जा रही है कि क्या है इस पूरे निबंध की विषय वस्तु, क्या होना चाहिए, क्या समस्या है जिससे मैंने निबंध लिखा है। उस दिन तो मैं सीधा साधा उत्तर ढूंढ निकाला, ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं, कोई और नौकरी न करके कॉलेज में अध्यापन करूं, तो मुझे 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्य शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। सुलभ
मैं इनकी आशा, आकांक्षा, उत्साह, साहस, उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूंगा जैसे चुंबक की आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। ठीक है, आपको ययाति की और उसके पुत्र पुरुरवा की कथा तो पता होगी, या मैंने इस जो क्लास है उसके अंदर शायद नहीं बताई होगी पीछे आपको। तो ययाति और उसकी जो पुत्र है उसकी कथा क्या है। ययाति की अत्यधिक इच्छाएं जागृत थी और अत्यधिक काम और भोग लालसा से लिप्त व्यक्ति था। जब एक समय ये ययाति अपनी दासी के साथ में कामग्रस्त स्थिति में पकड़े जाते हैं तो शुक्राचार्य जो इसका ससुर होता है वो इनको श्राप दे देता है। एक तो श्राप नहीं होता शब्द है ना, हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं, लेकिन वास्तव में शब्द क्या होता है, शाप। सही शब्द क्या है, शाप। शाप दे देता है कि तुम बूढ़े हो जाओ, और ययाति बूढ़ा हो जाता है। फिर वो विनती करता है कि मुझे यौवन दे दो, वापस जवान बना दो। तो वो शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हें अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाए तो वो तुम्हें जवानी दे सकता है। तो उसने अपने पुत्रों से पूछा तो कोई पुत्र सहमत नहीं हुआ। एक इनका पुत्र है पुरु या पुरुरवा, वो सहमत हो गया। पुरुरवा ने अपना जो यौवन है वो अपने पिता को उधार दे दिया और फिर वो लंबे समय तक भोग करते हैं, लेकिन अंत में उनको पता चलता है कितना ही भोग कर लूँ इच्छाएं समाप्त नहीं होती, भोग से भोग, भोग से भोग बढ़ता जाता है, ये मल्टीप्लाई होती जाती है गुणन के अंदर। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, अपने अंदर से ये इच्छा लेके आते हैं कि अब भोग बहुत हो चुका, अब अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये कहानी है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैंने ये सोचा कि ययाति की तरह क्या करूँ, मेरे आसपास जो लोग अगर यौवन से, मेरे आसपास अगर युवा लोग रहेंगे तो ऐसी स्थिति में उनका जो जोश, उत्साह, उनका जो सोचने का, विचार करने का नज़रिया है वो सब मुझे मिलता रहेगा, उनकी आशाएं, आकांक्षाएं सब कुछ मुझे युवा महसूस कराती रहेगी। तो मैंने यही सोचा कि मैं क्यों ना कॉलेज का अध्यापन का कार्य करने लगूं। ये सारी बात, इस प्रसंग का तात्पर्य यहीं पर यह है। मैं इनकी सारी बात हो गई, चुंबकीय आकर्षण अगला देख लेते हैं। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में, परंतु विगत दशक के अर्थात 1960 से 60 की बात कर रहे हैं, और 2 वर्ष, अंतिम 2 वर्ष अर्थात 68 से 70 या फिर अभी तक जब लेख लिख रहा तब तक, जब मेरे ये बाल खिल्य सहचर गण, बाल खिल्य वैसे शब्द है ना, ये बालक रूप में भी आ सकता है। बाल खिल्य का होता है छोटे ऋषि। सहचर गण छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया। जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी और शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। ये बात क्या है, प्रसंग क्या आ गया, 1968 के अंदर नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा नक्सलवादी आंदोलन, और उस आंदोलन की जो वैचारिक बैकअप है, जो समर्थन है, वो दिया था साम्यवाद ने। और साम्यवाद की मूल धारणा क्या है, मार्क्सवाद की, साम्यवाद की मूल धारणा क्या है कि जो भी व्यवस्था आपको दिख रही है वो सब पूंजीवाद का, सामंतवाद का प्रतिफलन है, और इस वजह से इस व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करना अनिवार्य है। और उस व्यवस्था के अंदर शिक्षक का भी एक क्या है, श्रेणी और शत्रुओं का संबंध है, शिक्षक भी उसी व्यवस्था का भाग है। गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, ये सब क्या है, इनकी विचारधारा पूरी तरीके से पूंजीवाद से ग्रस्त है, और इन विचारधाराओं को सबको खत्म करना पड़ेगा। सब कुछ खत्म करना, जो भी पहले बोला गया है, जो भी है, सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, छिन्नमस्ता राजनीति। छिन्नमस्ता शब्द आपने अगर सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो मैं आपको इसका कुछ संदर्भ दे देता हूँ। एक देवी है भारत के अंदर, जो शाक्त संप्रदाय है उसके अंदर अनेक प्रकार की देवियाँ मिलती है। तो एक देवी ऐसी भी है जो अपना सर काट के खुद का रक्त पीती है, खुद का सर काट कर खुद रक्त पीती है, अर्थात खुद को नष्ट कर देने वाली, खुद के आनंद के लिए खुद को नष्ट कर देने वाली एक संदर्भ, एक रूपक है यहाँ पर। उस देवी की कथा कुछ भी हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन छिन्नमस्ता जो साहित्य के अंदर जो रूपक आया वो ये हो गया कि खुद का सर काट के भी आनंद और मौज उड़ाने का प्रयास करना, या फिर कुछ खुद का सर काट देने वाली राजनीति करना। ठीक है, पता भी नहीं होता हम
गुस्से के अंदर, क्रोध के अंदर, बहकावे के अंदर क्या कर रहे हैं। तो छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बनने लगे। कौन? इनके जो शिष्य थे कॉलेज के अंदर, वो नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित होने लगे थे और उन्होंने पुरानी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देने का संकल्प ठान लिया है। इस वजह से मुझे ऐसे लगने लगा है कि अब ये जो मैंने सोचा था ययाति बनकर मैं जीवन को बिता दूंगा, 20-25 वर्ष मेरी ऊर्जा आगे एक्सटेंड हो जाएगी, विस्तारित हो जाएगी, वो तो काम नहीं चलेगा। स्थापित व्यवस्था का अंग और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। क्या है? व्यवस्था का भंजन ही। लेखक इस सबसे सहमत नहीं है और इस वजह से दूसरा रास्ता अपनाने का प्रयास करते हैं। तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा हिबर्ट मार्क्यूज, चे गुवेरा, ब्रेंडिट कोहन आदि की चिंतनधारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ठीक है, ये लेखक अपने बारे में कह रहा है कि भाई वो लोग क्रांति के विचारों से ग्रस्त हो चुके और इन सब के, इन तीनों जो लेखक है हिबर्ट मार्क्यूज, चे गुवेरा, बेंडिट कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूं। ठीक है, आधे रास्ते तक क्यों जा सकता हूं? क्योंकि जहां तक उनका विद्रोह है वह तो सही है, पुराने विचारों के प्रति विद्रोह तो सही है, वहां तक तो मैं साथ चल सकता हूं। लेकिन इस विद्रोह को अप्लाई करने का जो इन्होंने प्रोसेस अपनाई है, आइडिया ठीक है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है कि हिंसा के रास्ते से खुद को भी मार काट डालो, सब कुछ विनाश कर दो, ये रास्ता मैं नहीं अपना सकता। इस वजह से आधे रास्ते तक ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुर्वा, पुरुर्वा का शब्दार्थ होता है रवो या आवाज़ या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। ये पुरुर्वा क्या हो गए? कुछ आक्रांत हो गए, कुछ आवाज़ों से क्या हो गए? पीड़ित हो गए। नक्सलवाद हो गया, ठीक है, मारो मारो हो गया, सब कुछ ठीक है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बदल देंगे, ये सब शब्द क्या हो गए? ये सब जो भी नए पुरुर्वा है, ये क्या है? इन युवा जो मेरे आसपास के, मेरे जो बाल खिले सहचर, जो मेरे शिष्य हैं, वो आक्रांत है इन आवाज़ों से, इन नारों से। ठीक है, ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है तो पुरुर्वा नई पीढ़ी का। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित कर देंगे, क्योंकि तुम्हारे जो विचार है वो नहीं चलेंगे। कबंध का अर्थ क्या हो गया? विचार विहीन कर देना, तुम्हारे विचार की गर्दन काट देना। ठीक है, रूपांतरित होने को कहेंगे। और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उदार प्राप्त नव यौवन का नया अर्थ होगा। रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल शिश्नोदर वाला व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? शिश्नोदर का अर्थ हो गया काम, जनेंद्रिया और पेट, अर्थात खाओ पियो और काम भावना से लिप्त रहो। व्यक्तित्व लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं। बुद्धिजीवी कुछ अलग तरीके का जीवन जीना चाहते हैं। ये जो जीवन है शिष्णोदर वाला, ये तो पशुओं का जीवन है। ठीक है, आत्मार्थ पृथ्वी भी त्यजते, इसका अर्थ हो गया स्वार्थ के लिए पृथ्वी भी त्याग देते हैं। कौन त्याग देते हैं? बुद्धिजीवी त्याग देते हैं। अतः मुझे चिर यौवन को इन शिष्य पुरुर्वाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना है। ठीक है, तो बुद्धिजीवी तो क्या होता है? अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को भी त्याग देते हैं, नहीं लेना। 13 वर्ष की पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना होगा। मुझे अन्यत्र चिर यौवन का अनुसंधान करना होगा। कहीं न कहीं मेरे ही अंदर अमृत कला की गांठ होगी। किसकी? अमृत कला की गांठ होगी, जिसमें अमृत कला अर्थात क्या हो गया? जिसमें मरा न जा सके, जिसमें मृत्यु है उसको दूर कर दिया जाए पूरी तरीके से। अमृत कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। ठीक है, जो बाहर बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। जो हम बाहर ढूंढते हैं हो सकता है वो मैं कभी बाहर मिले ही नहीं, भीतर मिले। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को जिसको बहुत अधिक क्रोध आता है, उसको लगता है कि उसके क्रोध के कारण बाहर का जो सामाजिक परिवेश है वो है। कोई व्यक्ति पढ़ नहीं पाता तो उसको लगता है कि बाहर जो परिवेश है, मेरी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही, या फिर सामाजिक परिस्थितियां नहीं पढ़ने दे रही। चाहे क्रोध हो, चाहे किसी भी कार्य में जो जिसका कारण आपको लगता है कि बाहर है, वास्तव में कारण उसका भीतर होता है। ठीक है, और हम अगर भीतर देखेंगे तो वो सहज सुलभ रूप में हमें उपलब्ध हो जाएगा, और उस कारण को, उस जो अनियमितता है उसको हम दूर करके ही अपने लक्ष्य को
या अपनी जो अमृत कला की गांठ है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, आविष्कृत कर सकते हैं, और जो सत्य है हमारे जीवन का उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूंगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। बहुत ही अच्छी बात की गई है, और हमें हर एक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में यही प्रश्न करना चाहिए, क्या जो समस्या हमें बाहर दिखाई दे रही है वो कहीं हमारे भीतर तो नहीं है। और जो व्यक्ति भीतर समस्या को ढूंढ लेता है, फिर उसके सामने कोई समस्या रहती नहीं है, सारी चुनौतियां समाप्त हो जाती है, एक रास्ता मिल जाता है जिस पर केवल चलना ही होता है। मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। ठीक है, यही बात करें, मैं मानता हूं कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बाल खिल्लियों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूं, पर साथ ही साथ छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रंगांध और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना शील मुरोवत के अस्वीकार करता हूं। सारी बात यही है कि जितने भी ये जो बाल खिल्ली हैं, जो नवीन विचार है, उस सब से मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर भी पूरी व्यवस्था को तोड़ देना, पूरी व्यवस्था को भंग कर देना, जो हमारी मानव संस्कृति ने आज तक कमाया है, जो उसने अर्जित किया है, जो उसकी मशीनें हैं, जो उसकी कला है, उस सबको खत्म कर देना नई व्यवस्था के लिए, ये स्वीकार नहीं है। तुम्हारे सारे विचार स्वीकार है, लेकिन तुम्हारा तरीका स्वीकार नहीं है। और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक बिना शील मुरोवत के अस्वीकार करता हूं। अपना मस्तक काट कर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह न तो क्रांति है और न समर है। ठीक है, मस्तक काट कर, ये छिन्नमस्ता वाली बात कही है। पुरानी पीढ़ी का चिरस्वत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? पुरानी पीढ़ी का चिरस्वत्व, थोड़ा सा शब्द मिस्टेक है यहाँ पर। चिरसत्व इसका अर्थ होता है कि वर्दी ने होना। क्या होना? वर्दी ने होना। चिरसत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूं कि वह पीढ़ी अब खिजाब आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। खिजाब आरसी का मतलब होता है साज सज्जा का। जो अभी भी अपने आप को युवा बनाए रखने का प्रयास करती है, उसे परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं। किसकी? शासन और व्यवस्था की। देखो, ये जो सारा विचार है, क्या है कि राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ है कि शासन और व्यवस्था को बदलना है। तो ये भी मानता है कि हाँ, जितने भी पुराने लोग हैं जो बूढ़े ही नहीं हो रहे लगातार, ठीक है, और शासन और व्यवस्था को अपने हाथों में पकड़े रखना चाहते हैं, जकड़े रखना चाहते हैं, उन लोगों को हटना चाहिए। ये सही बात है, ठीक है। और शासन और व्यवस्था की पुतली घरों की मशीन कन्याएं। मशीन कन्या का तात्पर्य हो गया जितनी भी इकाइयां हैं, शासन और प्रशासन की जितनी भी इकाइयां हैं, वो है यहाँ पर। उनकी बूढ़ी अंगुलियों के सूत्र संचालन से ऊब गई है। अब जो शासन व्यवस्था है, जितनी भी प्रशासन की इकाइयां हैं, वो जो बूढ़े लोग हैं जो राजनीति के अंदर पैर जमाए बैठे हैं अभी भी, उन सबसे ऊब चुकी है। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊर्जा वगैरह सब क्या होगी, चूक गई है, और उनकी गति में रह रहकर छंद पतन हो रहा है। और जब ऊर्जा चूक जाती है तो छंद पतन अर्थात लय, जो ताल जो भी होती है ना, अनुशासन, वो सब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ पर। तो इन लोगों को छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और मनुस्मृति यहाँ पर जो पुराने नियम संचालन, समाज को चलाने के पुराने नियम और संविधान या कानून जो भी है, जितनी भी रीति रिवाज है, उन सबको लेकर बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए, और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बाल किल्लियों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नक्शे, अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काटने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए बात सब कुछ मान रहा है, सब कुछ कह रहा है कि हाँ सही बात है, पुरानों को हटाना चाहिए, शासन व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए, लेकिन इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतलीगर का ही अग्निदाह, जो पुतलीगर, यहाँ पर पुतलीगर से आप ये मत समझना पुतली का मतलब हो गया, यहाँ पुतलीगर का अर्थ ये हो गया कि लेखक रूपक बांध रहा है कि जो पूरी शासन व्यवस्था है वो पूरी क्या है, पुतलीगर है। और जो मार कन्याएं हैं जो पुतली के अंदर नाचती हुई दिखाई देती है, अर्थात जो शासन व्यवस्था हमारे सामने है, जो जितने भी अफसर वगैरह है जो शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, वो क्या मार कन्याएं हैं। लेकिन इसके हाथ कहाँ हैं? पीछे हाथ राजनीतिक लोगों ने इसके संचालन कर रहा है। तो वो जो हाथ है जर्जर हो चुके हैं, ऊर्जा से हीन हो चुके हैं, उनके चलाए जाने से जो पुतलियां हैं वो भी छंद पतन का शिकार हो रही है, उनमें भी ऊर्जा नहीं बची है। तो उन सबको हटाना चाहिए, लेकिन क्या उस पूरे पुतलीगर को समाप्त कर देना चाहिए? उस पुतलीगर का हिस्सा हम खुद भी तो हैं। अगर ऐसी राजनीति करेंगे तो हम खुद अपने मस्तिष्क को काट कर और अपना रक्त पी रहे हैं।
परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतलीगर का ही अग्निदाह, पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह, पुरानी पीढ़ी के द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह, उनके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब एक बार भाषण दिया था संसद के अंदर, तो ये कहा था कि मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि जितनी भी पुरानी पीढ़ी है उसको ये कह दूं कि तुमने कुछ नहीं किया। जैसे कि आजकल की राजनीति में कहा जा रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ देश के अंदर, मैं कह नहीं सकता। ये कहना मेरा कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, 70 वर्ष के भारत के किसान का, भारत के राजनेता का, भारत के प्रशासक का, भारत के आम व्यक्ति का, चाहे चपरासी हो चाहे कोई भी हो, उस हर एक व्यक्ति का, हर एक वैज्ञानिक का एक तिरस्कार, एक अपमान है। उसने जो श्रम किया इस देश को बनाने के लिए, उसको तुम जीरो कर रहे हो, शून्य कर रहे हो, अगर ये कह रहे हो तो वही बात है। चाहे नक्सलवाद हो, चाहे इस प्रकार की दक्षिणपंथी राजनीति हो, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति हो, जो पुराने श्रम को, पुरानी व्यवस्था को ये कहकर खारिज करता हो कि इस व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहा है, इसने मनुष्य समाज के लिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो यही बात की जा रही है कि चाहे मैं कुछ भी स्वीकार कर सकता हूं, लेखक ये कहना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं स्वीकार कर सकता कि पुराने लोगों ने जो भी कीर्ति विस्तार किया था, जो भी आज हमारे सामने यंत्र वगैरह उपलब्ध है, जो भी कला हमारे सामने उपलब्ध है, वो सब किसी काम की नहीं है। यह नहीं स्वीकार किया जा सकता। क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं है? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वह क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कोड़ी की तीन होगी। दूध कुमार क्या हो गया? नए नए क्रांतिकार हो गए, दूध पीते कुमार हो गए, ठीक है। और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूं। मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की, क्योंकि लेनिन क्या था? साम्यवादी व्यक्ति था। और उसकी अगर बात कोई कहेगा, ठीक है, उन जो बाल के लिए जो नवीन लड़के जो अभी अभी नक्सलवादी आंदोलन के अंदर या साम्यवादी आंदोलन के अंदर कूद पड़े, उनको अगर लेनिन की बात की जाएगी, जो कि क्रांति पुरुष है, जो कि साम्यवाद की नींव माना जाता है अप्लाई करने के मामले में साम्यवाद को, उस व्यक्ति की अगर बात की जा रही है तब तो उन्हें वो सुने कम से कम, क्योंकि वो इस प्रकार के हो गए कि महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, दयानंद सरस्वती की, विनोबा भावे की, इनकी तो बात सुनेंगे ही नहीं। वो क्या पता लेनिन की बात सुन ले। लेनिन ने क्या कहा था वो मैं बता देता हूं, लेखक ये कह रहा है, ठीक है। महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूं 1922 ईस्वी में, तो ये मैं एक बार करना, लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ ने समझ ले कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं, और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। बात यह है कि पूरी व्यवस्था को, हर एक चीज़ को नष्ट करना जरूरी नहीं है और कर भी नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेनिन कह रहा है ये बात। ये सारे क्या है? प्रश्न है, आप याद रखना। लेनिन का उल्लेख आया है तो विनोबा भावे का उल्लेख आया है तो किस व्यक्ति का उल्लेख आया है, किस व्यक्ति का नहीं आया है, पूरी संवेदना क्या है, हर एक व्यक्ति ने क्या क्या बात कही है, ये सब आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा, मुझे लगता है फ्लो में ज़्यादा बह गए निबंध के, आपको क्वेश्चन कुछ आने वाले क्या है बताना भूल गया। तो सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं है, ये किसने कहा? लेनिन ने। और न ये उन लोगों के द्वारा गढ़ी जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है ना। कुछ साम्यवादी लोग जो, जिनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, तो वो नहीं हो सकता। वो क्या है? जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं, ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। इन सब जुए जो जितनी भी है ना, पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के नीचे के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने, मनुष्य जाति ने विकसित किया है। आप केवल ये कहकर कि क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था है तो पूंजीवादी व्यवस्था होगी, लेकिन उस पूंजीवादी व्यवस्था के नीचे भी एक स्तर है, एक नीचे समाज चलता है, उस समाज ने भी तो कुछ विकास किया होगा। तुम केवल पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पर पूरे समाज को नष्ट नहीं कर सकते, पूरी सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते। यह बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते, मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन,
जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नरेंद्रनाथ राय ने, एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नरेंद्रनाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49-50 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा हूँ, मूल्य भंजन कर रहा हूँ। अरे बंधुओं, क्या कह रहा है कि अब क्या कह रहे हैं लोग, 1968 की बात की जा रही है। नक्सलवादी व्यक्ति एक धारणा पूरे समाज के अंदर प्रचलित थी, साम्यवाद की एक धारा प्रचलित थी, और लोग ये क्या कह रहे, जो साम्यवाद से के समर्थक थे, वो क्या कह रहे थे, देखो मैं मूल्य भंजन करके क्या कर रहा हूँ, जोखिम उठा रहा हूँ। जबकि वास्तविक क्या कह रहा लेखक कि उस समय तो ये पूरी धारा ही ऐसी चल रही थी, तुम क्या मूल्य भंजन करके क्या जोखिम उठा रहे थे या नाम कमा रहे हो। यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बेर रहे हो। धार क्या है, नक्सलवाद की है। और यह बड़ी आसान बात है। जैसे कि अगर आज भारत के अंदर, भारतीय समाज के अंदर वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं देखो जो दक्षिणपंथी राजनीति है उसका समर्थक हूँ और मैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हिंदूवाद या किसी भी धार्मिकवाद का पक्षधर हूँ और जोखिम उठा रहा हूँ। क्या जोखिम उठा रहे हो? पूरी भारत की धारा उसी ओर बह रही है, तो क्या जोखिम उठा रहे हो? आज जोखिम वो है जहां हम न्याय की बात की जाए, आज जोखिम यही है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी के वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है जो तोड़ोगे। अब जब हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मूल्य तोड़ डालो, मूल्य का भंजन कर डालो, ठीक है, तो सब कुछ यही कह रहे हैं, सब लोगों की समझ में ये आ चुका है। लेकिन आज तो वही व्यक्ति विपरीत चल रहा है जो ये कह रहा है कि मूल्य को तोड़ा जाता है क्या, मूल्य को बदला जा सकता है, मूल्य तोड़ने की चीज नहीं है, वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूं, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही पड़ेगा। नए बाल खिल्ले दार्शनिक कहेंगे यह धार विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वह सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वह स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। नदी कभी कभी अपने तट को छोड़ भी देती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नदी सही कर रही है। उस नदी को उसके तट के अंदर वापस लाने की व्यवस्था करने की, तटीय व्यवस्था के अंदर लाने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आज तो वन्य काल है। वन्य काल क्या होता है? जब नदी वन के अंदर प्रवेश करती है तो उसका क्या होता है, कोई एक रास्ता नहीं रहता। वन्य काल में धार पथ भ्रष्ट रहती है, वह कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, कालमुखी बनकर हमारे गांवों को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रु रूपा हो गई है, ठीक है। और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर, तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरो की संतानें नहीं हैं, तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। नीरो की कहानी तो आप जानते ही होंगे। रोम का एक शासक था नीरो, लगभग पहली शताब्दी ईस्वी के अंदर, ठीक है। और उसको एक सनक चढ़ गई थी कि मैं तो एक बहुत बड़ा कलाकार हूँ, बहुत शानदार बांसुरी या वीणा बजा सकता हूँ। तो एक समय ऐसा आया था कि वो पूरे दिन वीणा बजाने में व्यस्त रहता था और शासन व्यवस्था पूरी तरीके से छोड़ चुका था, कुछ नहीं था शासन व्यवस्था के अंदर के, चलती है जैसे चलने दो। रोम के अंदर भयंकर आग लग गई थी, रोम जल रहा था और कहते हैं कि नीरो बांसुरी बजा रहा था। अर्थात एक ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी सत्ता जो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, जो अपने कर्तव्य से च्युत है पूरी तरीके से, वो है नीरो का अगर एग्जाम्पल यहाँ पर हम माने तो। यही हमारी जिजीविषा की मांग है। और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी पीढ़ी की, मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। मुमुक्षा अर्थात मृत्यु की इच्छा। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा आगाह कर देता हूँ चीज़ों के लिए कि जैसे मुमुक्षा शब्द आया, शिश्रक्षा शब्द आया, जिजीविषा शब्द आया, ये सारे शब्द भी आप अगर हिंदी के आगे परीक्षा देंगे तो एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक टॉपिक आता है। अगर आपके ग्रामर के अंदर, ये व्याकरण के अंदर आपने देखा होगा, तो ये सारे शब्द भी क्या होता है कि जैसे जैसे साहित्य पढ़ने का यही फायदा है कि इन सब को चीज़ों को पढ़ते हुए भी हमारी वोकेबलरी है, जो शब्दकोश है, वो निर्मित होता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब परीक्षा को क्वालिफाई करने के लायक बन चुके हैं।
तो ये जब चीज़ें अगर आप यहाँ छोड़ दोगे कि बाद में पढ़ेंगे तो बोझ बढ़ेगा। अगर यहीं पर ये 3, 4, 10 शब्द जितने भी आए हैं, अगर उन सब शब्द को आप यहीं पर याद कर लोगे, यहीं पर पढ़ लोगे, तो वहाँ पढ़ने के समय क्या होगा, आपको 10 शब्द कम पढ़ने पड़ेंगे। और अपने तो उपन्यास, नाटक के, कहानियाँ, कविता इतनी ज़्यादा है कि अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लो तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा शब्दकोश आपका विशाल हो जाएगा। तो यहीं पर इन शब्दों को पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। मुक्ति भोग है, यह सब विद्रोह नहीं, बुजुर्गवाद डेथ विश का नया रूप है। बुजुर्गवाद डेथ विश का क्या मतलब हो गया कि बुर्जुआ लोग हैं वो क्या करते हैं, पूंजीवादी व्यक्ति पूंजीवाद को इतना बढ़ा देते हैं कि अंततः क्या होता है, वो पूंजीवाद ही उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है, ठीक है। साधन और भोग के अंदर इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, सुविधाओं के अंदर, कि वो सुविधाएं उन्हें अंत में ले डूबती है, उनका मृत्यु का कारण बन जाती है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करने का कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कालमुखी वन्य है, रोधवती और तटिनी नहीं। यों यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है। नॉन कन्फर्मिस्ट का अर्थ क्या हो गया, स्वीकार न करने वाला। नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब हो गया स्वीकार न करने वाला। स्वीकार नहीं करने वाला, इसके बिना उसकी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। ये तो उन्होंने कहा ही था कि विद्रोही होना अच्छी बात है, नए विचार लेके आना अच्छी बात है, लेकिन अप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध करना, ठीक है। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्य क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिस्ट 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है, यह कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है। उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित, संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य उसको प्रोसेस में लाने के लिए आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। आइडिया आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो प्रोसेस है उसको काम में ना ले। प्रोसेस के बिना अप्लाई कैसे होगा। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन की भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतरण संभव नहीं होता। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। विद्रोही और स्वीकारवादी क्या हो गया, कन्फर्मिस्ट, तो दोनों होना जरूरी है एक रचनाकार के लिए। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट है, अर्थात ऐसी जगह घुस जाना जो क्या है, खुद के लिए नो एग्जिट हो जाए। द्वार या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है, इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है। यह दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमा बांध कर बैठा है और इसके द्वारा अपने स्वयं को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता। तो स्वयं से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। यह 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है तो कभी नव्य मार्क्सवाद का। किसका? कभी अस्तित्ववाद का और कभी नव्य मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद का नहीं, नव्य मार्क्सवाद का। क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न है और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई है। कौन से दर्शन मानसिक स्तर पर मौसेरे भाई है? तो याद रखना आपको क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद, ना कि क्लासिकल मार्क्सवाद। ये एक रासोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं, संस्कृति की संतानें हैं, ठीक है। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई है, क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़, ठीक है। क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या क्षिप्त रहता है, बिल्कुल भी अनजान रहता है, फिर मूर्खता में आता है, फिर थोड़ा मूर्ख होता है, फिर थोड़ा एकाग्र होता है, कंसंट्रेट करता है, फिर वो ज्ञान के पथ पर या साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। ये योग की 5 अवस्थाएं हैं। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति
के दो भिन्न संस्करण है अतः दोनों त्याज्य है। किसकी स्थिति के दर्शन की? विमूढ़ स्थिति के। यह भी क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ पर। दोनों त्याज्य है। यह बाढ़ वन्या का काल है, नदी अपनी दिशा भूलकर कुल छोड़कर उन्मुक्त हो गई है अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। किससे? बुद्धिजीवी वर्ग से। अब क्या वन्य काल चल रहा है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग उस वन्य काल से घबराना नहीं है। ठीक है, इमरान खान कहते हैं वैसे घबराकर वन्य की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्य के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी शैया यदि बदल भी दे तो नई शैया के साथ कोई कूल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी उसी पुराने कूल के ही समांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी। क्या है? डेस्टिनेशन सबका एक है, जाना फिर से वहीं पर है, भले ही तुम रास्ता दूसरा चूज कर लो। उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्य नाट्य के विष्कंभक के बीच, विष्कंभक क्या होता है? दो अंकों के बीच का जो आता है ना गैप, अंतराल, उस अंतराल के अंदर क्या होता है? पुराना क्या हुआ था वो बताया जाता है और नया क्या हो सकता है उसकी भविष्यवाणी की जाती है। महाभारत में देखा होगा ना, वो समय आता है, मैं समय हूं बोलकर, वो क्या विष्कंभक पार्ट है। दो नाटक के दो अंकों के बीच में भी विष्कंभक होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये चीज अब होने वाली है। समय मैं न तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और न बहुत चिंताजनक मानता हूं इस समय को। मैं बिल्कुल अविचलित हूं। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर तो साथ साथ कौन संचालित करेगा? जो नई व्यवस्था, नई पीढ़ी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से विद्रोह मन के हैं और ये थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? स्वीकारवादी मन के हैं। तो वहां पर क्या हो जाते हैं? पिछली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर बढ़ने की बात की जा रही है। ठीक है, यह पुतलीघर ऐसा ही है कि इसमें अनुशासित संयमित तालबद्ध तक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई न कोई भयावह पुतली एक ही झपटे में हड्डी आंत तक भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विष कन्याएं भी है। तो इस जो व्यवस्था है पूरी की पूरी, इस व्यवस्था के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो सामंतवादी, पूंजीवादी, ठीक है, और पता नहीं किन किन मानसिकताओं से ग्रस्त व्यक्ति है। और जैसे ही कोई छंद पतन हुआ, कोई अव्यवस्था आई, वो व्यक्ति हावी हो सकता है और वो विष कन्याएं क्या कर सकती है? पूरे समाज को खा सकती है। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृत कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं, अमृत कला को। ठीक है, अमृत कला का आविष्कार करने की बात की रही, अर्थात सर्जन की जो आकांक्षा है उसको जीवित करना। बाहर बार चाहे शरद बहे या निदाग, निदाग का होता है धूप, निदाग हु करे अर्थात तेज गर्मी, तब मैं अपने बाल खिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock, 5 बज गए। कोई भी मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वान प्रस्थ चिरश्यामी। और तब मैं व्यवस्था के पुतलीघर की इन अयंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मन से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा, लोकारण्य में हो जाऊंगा, अपरिचित प्रक्षोपम अवसर प्राप्त रिटायर्ड स्थानुओं के महाकांतार में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। ये जो सारा पेरा है, दोनों पेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को जो समाज की व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था की धुरी बन गया है, उस व्यक्ति को बाहर कब निकलना है, एग्जिट कब करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे ये पता नहीं है कि मुझे एग्जिट कब करना है और जो नई पीढ़ी है उसको मौका देना है, उसकी जय जयकार करते हुए अगर वो अपने स्थान से हट नहीं जाता है, तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए, आने वाले वर्षों के लिए, उस शासन व्यवस्था, उस समाज के लिए पूरी तरीके से एक बोझ बन जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जो बूढ़ा व्यक्ति हो गया, जिसकी ऊर्जा चूक चुकी है, जैसे कि बहुत सारे भारतीय क्रिकेट टीम में हम देखते हैं कि कुछ क्रिकेटर ऐसे थे पहले जो संन्यास ही नहीं लेते थे, रिटायरमेंट ही नहीं लेते थे। लेकिन आपने धोनी का नाम तो सुना ही होगा। महेंद्र सिंह धोनी चलते चलते उनको एहसास होता है कि अब मेरा समय बीत चुका है, अब मुझे हट जाना चाहिए, और बहुत ही सामान्य रूप से पीछे हट जाते हैं। ये होता है रिटायरमेंट। लेखक ये कहना चाह रहा है कि मैं ससम्मान वापस हट जाऊंगा। ये हार मानना नहीं है,
ये इस बात को स्वीकार करना है कि नए को मौका देना ज़रूरी है। ये जो मंच है ये पुतलीगर है, ये सही चलना चाहिए। मैं यहाँ पर केवल क्या कर रहा था, पीछे सूत्रधार था, इस व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति था। अब मेरे हाथ कमज़ोर पड़ चुके हैं, बल समाप्त हो चुका है, और अब अगर मैं इसको चलाने का प्रयास करूँगा तो कहीं ना कहीं जो खेल देखने वाले लोग हैं, जो इस व्यवस्था के भागीदार हैं, उनको मैं बाधित ही कर रहा हूँ, छंद पतन ही कर रहा हूँ, वहाँ पर उस व्यवस्था को, उस अनुशासन को ख़राब कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही महान बात है कि हमें हटना भी समय से आना चाहिए। एग्जिट कब करना है और ये कह देना कि अब मेरा समय समाप्त हो चुका, इसकी समझ होनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है। राजनीति में भी ये होता है, ये कहता है ना, जैसे 75 साल का पहले नियम बनाया था कि सबको हटा देंगे हम, तो 75 साल जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है 60 साल की उम्र में भी अब मुझसे नहीं होगा, मैं हट जाता हूँ अब। तो ये बात जो है वो अत्यधिक आवश्यक है। और इसमें भी क्या है, अगली बात, इन यंत्र कन्याओं से माफी मांगकर उत्तर पुरुष की, अर्थात जो नया पुरुष मेरी जगह लेने के लिए आएगा, उस व्यक्ति को यह कहने के बजाय, राजस्थान के अंदर हमारा ये बहुत प्रसंग प्रचलित है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ऐसा विवाद है कि जो उत्तर पुरुष की जय जयकार करने की जो सामर्थ्य है, जो इच्छा है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर जाग नहीं रही है, और पीछे जो आने वाला है उसकी जय जयकार करने की प्रवृत्ति भी नहीं हो रही है। और ऐसा घमासान हो चुका है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो कांग्रेस पार्टी राजस्थान की, वो पूरी तरीके से शत विशत हो चुकी है। ठीक है, तो उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलनी भी जरूरी है, नए व्यक्ति को मौका देना भी जरूरी है, और पुराने को ससम्मान बाहर निकलने की भी आवश्यकता है। ठीक है, राजनीतिक संदर्भों से बात इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि राजनीति आजकल के समाज के अंदर, हमारे जीवन के अंदर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि हम हर एक संदर्भ को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, बाकी वास्तव में तो राजनीति क्या होती है, बहुत ही तुच्छ और सामान्य वस्तु है। इससे बड़ी भी चीज़ें और है समाज के अंदर, लेकिन पिछले कुछ 10-12 सालों के अंदर राजनीति ये सब कुछ बन चुकी है। ठीक है, तो आज हमने पूरा पाठ पढ़ लिया है। इसका निबंध का नाम क्या था, कुबेरनाथ राय का निबंध था उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। इस निबंध के अंदर क्या बताया गया है, जीवन के विभिन्न जो वर्ष है, जो पड़ाव है, उसका क्या महत्व है, और किस प्रकार से जीवन की जो युवा अवस्था है, यौवन है, उसको कैसे विस्तारित किया जा सकता है, कैसे कुछ अगले वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कौन सी अमृत कला की गांठ है हमारे अंदर, जिसको अगर हम आविष्कृत कर लें तो अपने आप को, अपने भीतर कम से कम मानसिक रूप से तो हम और युवा महसूस कर सकते हैं और इस समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई है। उम्मीद करता हूं कि निबंध पढ़ने के बाद में अगर कोई भी आपके प्रश्न आएगा इस निबंध से तो सॉल्व हो जाएगा। क्लास जरूर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, निबंध पढ़िए साथ साथ में। जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है वो अपने जो टेक्स्ट है आपने सामने उठा रखा है उसके ऊपर क्लिक कर लिखते जाइए क्वेश्चन, और टेस्ट कल एक निबंध और पढ़ लेंगे हम। अगला निबंध कौन सा होगा, उठ जाग मुसाफिर निबंध है विवेक राय का, तो वो निबंध पढ़ेंगे, और उस निबंध को पढ़ने के बाद में हम एक टेस्ट लेंगे संडे को, और 100 प्रश्न देंगे, और प्रत्येक निबंध से 15-15 प्रश्न या 10 प्रश्न जो भी बनेंगे वो प्रश्न लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये 100 प्रश्न जो अगर आप कर लेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा निबंध साहित्य के अंदर जो इससे बाहर आ जाए। आप केवल 100 प्रश्न कर लेंगे बढ़िया तरीके से तो सारे प्रश्न यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं। प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।